हेलो, वेलकम इन द 21th लेक्चर ऑफ ब्रिज कोड फॉर 11th मूविंग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन का स्लोप और लाइन का इक्वेशन। आज हम पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे और आगे जो आपका दिखाएंगे वो आपका हम दिखाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमने आज का हेडिंग दे दिया पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो कि इफेक्टिव हो, लास्ट में थोड़ा सा ही बताएंगे उसको, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहले आप इस बात को देखिए, स्लोप और इंक्लिनेशन में डिफरेंस क्लियर है। फिर एक लाइन का इक्वेशन हम दो फॉर्म में पढ़े। किस किस फॉर्म में पढ़े हैं? हम पढ़े हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये देखिए ज्योमेट्रिकली क्या बताता है, ये बताता है कि एक पॉइंट से ऐसे तो इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट से एक डायरेक्शन में एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, डायरेक्शन। इसके बहुत बार हम लोग स्लोप के लिए वर्ड में डायरेक्शन यूज कर लेंगे। लाइन का डायरेक्शन क्या है, तो लाइन का स्लोप क्या है, या फिर लाइन का इंक्लिनेशन क्या है। इंक्लिनेशन ज्यादा सही होगा। लाइन का डायरेक्शन क्या है, तो स्लोप क्या है या इंक्लिनेशन क्या है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक वर्ड डायरेक्शन बहुत बार फिजिक्स में यूज कर लेंगे। और दूसरा आपने क्या पढ़ा था, दूसरा आपने पढ़ा था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसमें आपका क्या था, इसमें आपका था किसी दो पॉइंट से हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। x y क्या है, तो x y वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है। और आज हम आपको कुछ और, फिर हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। आज हमको कुछ एडिशनल पॉइंट और बता देते हैं, जानना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लिख रहे हैं मोर इक्वेशंस ऑन स्ट्रेट लाइन। मोर इक्वेशंस ऑफ कर दिया, मोर इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखिए सबसे पहला एक फॉर्म आएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसका नाम होगा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बिना भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पर हम इसलिए बता रहे हैं, कहीं आप थ्योरी पढ़ रहे हो, किसी टीचर ने या किसी ऑथर ने ऐसा यूज कर दिया, तो आपको क्लियर होना चाहिए वो कहना क्या चाहते हैं। बस ये सब बताने के पीछे मेरा बेसिक मोटिव यही है कि किसी ने भी यूज कहीं पे कर दिया तो आपको लगना चाहिए अच्छा इसके बारे में कह रहे हैं, है कुछ नहीं, सब पहला ही फॉर्म है। देखिए कौन सा फॉर्म है, दरअसल ये होता क्या है, कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसका स्लोप आपका m है और ये इंटरसेप्ट लिखा नहीं है, ये इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के लिए यूज होता है। अगर ये इंटरसेप्ट c है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 0c हो जाएगा, तो ये आपका 0c हो जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का, अगर हम इसके प्रूफ की बात कर दें सीधा, इंटरसेप्ट यहाँ वर्ड लिखते नहीं है, बट इंटरसेप्ट यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इंटरसेप्ट के लिए यूज होता है। तो अगर ये इंटरसेप्ट c है तो ये आपका 0c हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया x1 y1। तो पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y माइनस c इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 0। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इस फॉर्म में लिखने पर ये जो आपका है, ये जो सीधा, ये सीधा क्या देता है, स्लोप। जैसे कि हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं सब कुछ, इक्वेशन और इक्वेशन ऑन स्ट्रेट लाइन। जैसे हम एक क्वेश्चन यहां पे दे रहे हैं, प्रूव दैट स्लोप ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 is minus a। किसी लाइन को देखकर उसका स्लोप बताना, किसी लाइन को देखकर उसका स्लोप बताना, ये आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। हालांकि आगे ये dy by dx से भी क्लियर होगा। तो देखिए आपका क्या है सॉल्यूशन, देखिए इसमें क्या है, ये आपका मेंशन है ax plus by plus c0। यहां से आप क्या लिखेंगे, by कितना, माइनस ax माइनस c, यहां से y क्या लिखेंगे, माइनस a बाई b। ये समझिए ना, हमने b से डिवाइड कर दिया, आप चाहिए तो लिख सकते हैं डिवाइड बाई b। तो b से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा, माइनस a बाई b माइनस c बाई b। ये आपका स्लोप हो गया।
ये आपका m हो गया स्लोप, इसको आप बड़ा C लिख सकते हैं, कैपिटल C। तो किसी भी लाइन को अगर आप y mx plus c के फॉर्म में लिखते हैं, किसी भी लाइन को अगर आप y mx plus c के फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपको क्या मिलता है, स्लोप मिलता है। तो आज मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन दूंगा, आपसे मैं पूछूंगा कि 3y 4x plus 5 का स्लोप कितना है। क्वेश्चन में ऐसा पूछूंगा 3y 4x plus y का कितना है स्लोप, तो आप ऐसे लिखेंगे 4/3x plus 5/3 और कहेंगे सर स्लोप कितना है, 4/3 है। या मैं क्वेश्चन पूछूंगा 2x - 3y plus 7 0 का स्लोप कितना है, तो उसका एक तो तरीका है कि आप इसको इस फॉर्म में बदल लीजिए, नॉर्मली फिजिक्स में सर लोग कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बाइक स्टूडेंट भी रहते हैं। दूसरा तरीका सीधा है कि ये वाला इस फॉर्म में है, ये वाला इस फॉर्म में है, तो अगर आप इसको सीधा यूज कीजिए तो आप क्या लिख लीजिएगा कि सर स्लोप सर -ay भी होता है तो -2/-3 है, 2/3 है। तो स्लोप लिखने का दो तरीका आप समझ गए ना। चलिए पहले इसको लिखिए, स्लोप लिखने का दो तरीका है, उसको हम बताते हैं। जब लिख लिया 1 अभी हम रहने दे रहे हैं, थोड़ा सा अभी हमको जरूरत है उसके। देखिए स्लोप लिखने का दो तरीका, y mx plus c के फॉर्म में लाइन हो तो स्लोप आप सीधा क्या कहेंगे m, और ax plus by plus c 0 के फॉर्म में लाइन हो तो इस केस में स्लोप आप कितना कहेंगे। आप बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं दोनों के एक साथ, नहीं तो dy/dx से सीख जाएंगे स्लोप, तो dy/dx से सीख जाएंगे तो वहां से भी आप इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, दो आपको सिखा दिया, मोर इक्वेशन ऑन स्ट्रेट लाइंस में। थर्ड आएगा, इरेज कर, इसको इरेज कर दें। एक्चुअली थर्ड क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन इज, ओरिजिन से जाने वाले लाइन का इक्वेशन y mx, और इट मे बी ax plus by is equal to 0। देखिए अगर यहां पर ये लाइन ओरिजिन से जा रहा है तो ओरिजिन से जाने का क्या अर्थ है, ओरिजिन से जाने का क्या अर्थ है कि वो 0 0 सेटिस्फाई करेगा। सिर्फ बात को समझ लीजिए, जब कुछ लिखवा नहीं रहे। तो ये लाइन अगर ओरिजिन से जा रहा है तो 0 0 सेटिस्फाई करेगा। अगर x को 0 और y को 0 रखेंगे तो c का मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अगर इसमें हमने c हटा दिया तो लाइन किससे चला जाएगा, ओरिजिन से। उसी तरीके से अगर ये लाइन अगर आपका जा रहा है 0 0 से, ओरिजिन का आने का क्या आता है, x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0, तो ये लाइन अगर 0 से 0 आता है क्या होगा, c होगा। तो सबसे बड़ी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, जो लाइन ओरिजिन से जाता है, जो लाइन ओरिजिन से जाता है उसका क्या होता है, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। अगर हम लाइन के इक्वेशन की बात करें तो मैथमेटिक्स में ये वाला, ये मैथमेटिक्स की प्योर बात है, ये कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है जनरल फॉर्म। छोटी छोटी जानकारी है, बहुत इफेक्टिव नहीं है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, बट ये पॉइंट बहुत इफेक्टिव है कि अगर आप लाइन का इक्वेशन लिखते हैं ओरिजिन के थ्रू तो उसमें आपको 0 नहीं लिखना, मतलब उसमें आपको कांस्टेंट टर्म 0 सिर्फ होगा, x और y का कोफिशिएंट नजर आना चाहिए। चलिए एक फॉर्म और बताएंगे, बट उसके बाद हम छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप हमको लाइन ड्रॉ करके दिखाइए। ड्रॉ y is equal to kx, k greater than 0, y is equal to minus k, kx, k less than 0। ठीक है, तीसरा हम देंगे y is equal to minus lambda x, lambda greater than 0, और चौथा हम देंगे y is equal to minus lambda x, lambda less than 0। आई बात समझ में। अब इसको आप देखिए क्या होगा, चारों लाइन को ध्यान से देखिए, ये सब समझना बहुत जरूरी है। ये चारों लाइन ओरिजिन से जा रहा है, क्यों ओरिजिन से जा रहा है, दो रीजन बता सकते हैं सर, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे अगर हम लिखे y is equal to kx plus 4 तो ओरिजिन से नहीं जाएगा, 0 0 सेटिस्फाई नहीं करता है।
तो ये दोनों लाइन कहां से जा रही है? ये दोनों लाइन ओरिजिन से जा रहा है, ये दोनों क्या चारों लाइन ओरिजिन से जा रहा है। तो ओरिजिन से लाइन जा रहा है तो इसका ग्राफ कैसे होगा? सो देखिए, इसका स्लोप पॉजिटिव है, k ग्रेटर देन 0, स्लोप पॉजिटिव है, तो रैंडमली आप एक लाइन ले लीजिए, y इज इक्वल टू x, पहला का आंसर। ये सॉल्यूशन बता रहे हैं, k ग्रेटर देन 0, ठीक है। दूसरा लाइन आपका कैसा होगा? दूसरा लाइन क्या होगा? इस बात को बड़े ध्यान से आप समझेंगे। देखिए सेकंड लाइन आपका कैसा होगा? ये होगा y इज इक्वल टू kx, y इज इक्वल टू kx, k लेस देन 0। हम घूम फिर कर स्लोप पे ही चले आते हैं, y इज इक्वल टू kx, k लेस देन 0। अब देखिए ये स्लोप पॉजिटिव है, सर ये भी तो नंबर पॉजिटिव है। नहीं, ये नंबर पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे ये इफेक्ट कर रहा है, ये बता रहा है कि ये k तो हम 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी ले सकते हैं। एकदम ध्यान से समझेंगे इसको, k हम 1 2 3 भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 भी ले सकते हैं। तो जब हम k पॉजिटिव लेंगे तो स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा तो ये चीज आपका क्या होगा? थीटा 0 से 90 के बीच में लाइन क्या होगा? इंक्रीजिंग होना चाहिए। बस आप इंक्रीजिंग से ध्यान रखेंगे, ओरिजिन से तो जाएगा ही। इसमें आपका k नेगेटिव है तो लाइन क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। ये सेल्स आप देखने का डेवलप कीजिएगा तो आपको ग्राफ पढ़ने में बहुत आसानी होगी। अभी तो हो सकता है बहुत लोगों का दिमाग घूम जाएगा, कभी लगेगा अरे सर बोले ना ठीक है, नहीं सर बोले ना गलत है। आपको स्लोप का नेचर देखना है। स्लोप पॉजिटिव होगा तो लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर स्लोप आपका पॉजिटिव होगा, ऐसे भी आप सीख सकते हैं, तो लाइन या फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। किसमें होगा? ओरिजिन वाले की बात बता रहे हैं, थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन के थ्रू नहीं जाए तो आप पिछले दिन किए थे डिस्कस। और स्लोप अगर नेगेटिव होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा तो किसमें जाएगा? सेकंड में और 4 में जाएगा। स्लोप नेगेटिव होगा तो किसमें जाएगा? सेकंड में और 4 में जाएगा, थ्रू ओरिजिन। ये बताइए इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो लैम्डा 0 से बड़ा और माइनस साइन लगा है, तो लैम्डा 0 से बड़ा और माइनस साइन लगा तो ये नेगेटिव हो गया। तो ये मोरलेस आपका ऐसा ही होगा, y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x, लैम्डा ग्रेटर देन 0। और फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ कैसा होगा? अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ कैसा होगा? तो देखिए आपका फोर्थ कैसा होगा, ये आपका ऐसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x, लैम्डा लेस देन 0। क्या है? सिंस लैम्डा लेस देन 0 देयरफॉर माइनस लैम्डा इज पॉजिटिव। बहुत बार फिजिक्स केमिस्ट्री में कांस्टेंट लेने में इस वजह से दिक्कत होती है। आप इसको देखकर पॉजिटिव नहीं कहेंगे, इसके और इसके कॉम्बिनेशन से पॉजिटिव कहेंगे, या नेगेटिव कहेंगे, इसके कॉम्बिनेशन से, इसके और इसके कॉम्बिनेशन से, इसके और इसके कॉम्बिनेशन से। पहला तो ठीक है, यहाँ k पॉजिटिव और k नेगेटिव मेंशन है, इसमें लैम्डा पॉजिटिव और माइनस साइन है तो ओवरऑल ये नेगेटिव हो गया, इसलिए इसका स्लोप नेगेटिव, डिक्रीजिंग लाइन। ठीक है, लिख सकते हैं आप डिक्रीजिंग लाइन। और इसमें लैम्डा 0 से छोटा और एक माइनस साइन है, लैम्डा 0 से छोटा है तो माइनस साइन है, तो ये दोनों दो माइनस मिलकर के आ जाएगा, प्लस देगा। ज्यादा दिक्कत हो लैम्डा का कोई नंबर रख के देख लीजिए। चलिए तो वेरिएशन इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में हमने आपको बता दिया, स्लोप नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव। यहां आप देख लीजिए ये डिक्रीजिंग है और ये क्या है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा और बढ़े। हम लाइन के बारे में एक और पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, 3 बता दिया था ना, इसका इस क्वेश्चन पे चला है। चौथा और फाइनल है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, इंटरसेप्ट एस लिखा है, मतलब दोनों इंटरसेप्ट की बात कर रहा है। ये आपका क्या होता है? बहुत बार ना फिजिक्स वाले सर लोग सवाल बनाते समय क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिख लेंगे। अगर ये ए और ये बी है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ये ओ ए लेंथ ए है विद साइन और ओ बी लेंथ बी है, जो भी साइन और दोनों फिगर में पॉजिटिव है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ ए बी इज equation of AB is x by a plus y by b।
ये कुछ नहीं है, ये 2 पॉइंट फॉर्म है, ये एक्चुअली 2 पॉइंट फॉर्म है। देखिए प्रूफ देख लीजिए इसका एक्चुअली क्या है। ए का कोऑर्डिनेट ए 0 होगा, ए का कोऑर्डिनेट अगर ये चीज है, ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए 0 होगा, और बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 भी होगा। अगर ये पॉइंट बी है तो ये आपका क्या होगा, 0 भी होगा। इसको आप मान लीजिए x1 y1, इसको क्या मान लीजिए x2 y2। लाइन का इक्वेशन हमने क्या पढ़ा है, हमने लाइन का इक्वेशन पढ़ा है y माइनस y1 इज इक्वल टू, पिछला क्लास में आ गया x2 माइनस x1, x माइनस x1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए भी कर देते हैं। yes. y माइनस 0, y1 0 है, y2 आपका कितना है b माइनस 0, फिर आपका क्या हो गया 0 माइनस a, x माइनस a, ये आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा माइनस ए वाई, ये 0 माइनस ए माइनस है, इस इधर y है तो माइनस ए वाई, ये क्या हो जाएगा bx, और ये क्या हो जाएगा माइनस ए बी। तो इसके साथ आपका ये कितना हो जाएगा, इसके साथ आपका ये हो जाएगा, अगर माइनस प्लस की बात करें ध्यान से आप देख लेंगे, ये हो जाएगा ए बी बराबर कितना bx प्लस ए वाई। आप डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाई ए बी, अगर आप ए बी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, तो इसको सिर्फ हटा देते हैं, यहां से मेरा काम हो जाएगा। ए बी से डिवाइड करेंगे तो ये आपको 1 मिलेगा, इस ए बी से डिवाइड करेंगे bx बाई ए बी और ए वाई बाई ए बी, यहाँ b से b कैंसिल हुआ और यहाँ का a से a कैंसिल हो गया, तो आपका 1 बराबर कितना बच गया, x बाई a प्लस y भी बच गया। तो ये फॉर्म इसलिए बनाया गया है कि आपको थोड़ा देखने में चीज सुविधाजनक हो जाए। अगर ये लेंथ a और ये लेंथ b है, और इसको याद रखना आसान है, x के नीचे x का अगर इंटरसेप्ट a है तो x बाई a, y का इंटरसेप्ट b है तो x बाई b। तो इसमें अगर आप 2 पॉइंट फॉर्म लगाते ना तो आपको बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कुछ स्पेशल केस बना दिया गया। आज हम जो भी तीसरा चौथा, ये चौथा था, स्ट्रेट लाइन का फॉर्म लिखवाए, वो सिर्फ इसलिए लिखवाए कि इस तरह से भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है। हालांकि आप इंडिपेंडेंट काम करेंगे तो पहला 2 से काम हो जाएगा, बट कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो आपको समझ में आना चाहिए अच्छा इसके बारे में ये जानकारी है। तो ये सब आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और हम आते हैं कुछ और पॉइंट पे, पोलर कोऑर्डिनेट पे आने से पहले इस पॉइंट्स को आप देख लीजिए, फिर फाइनली वही मोटिव कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो आपके लिए आपको हम जानते हैं। एंगल बिटवीन two lines, two straight lines with slopes, ये रिजल्ट है m1 and m2 is given by tan theta is equal to, इसका प्रूफ है, प्रूफ हम ओरिजिनल क्लास में बता देंगे, m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। एक रिजल्ट है 2 लाइन के बीच के एंगल का। चलिए कुछ हम रिजल्ट आपको बता देते हैं, है ना। जैसे आज से हम एग्जांपल बोले, फॉर एग्जांपल फाइंड एंगल बिटवीन लाइंस 2x minus 3y plus 4 is equal to 0 एंड ऐसा प्लस कर ले पर माइनस रख दिया है, y is equal to 4x minus 3। तो देखिए आपके क्या है, हमने जानबूझकर 2 तरह का लाइन दिया। सॉल्यूशन देखिए, ये लाइन आपका किस फॉर्म में है, ये लाइन आपका ax plus by plus c is equal to 0 के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका स्लोप माइनस a बाई b मीन्स माइनस 2 बाई 3, और ये लाइन किस फॉर्म में है, इसी 2 फॉर्म में आपको लाइन मिलेगा ही, y is equal to mx plus c के फॉर्म में। तो इसका स्लोप कितना हो गया, इसका स्लोप हो गया 4। इससे tan थीटा क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल, जहां थीटा क्या है, जहां थीटा दोनों लाइन के बीच का एंगल है, जहां थीटा क्या है, चलिए बिना कोऑर्डिनेट का फिगर हम बनाते हैं। मान लीजिए 2 लाइन है, पहले का स्लोप मालूम है और दूसरे का स्लोप मालूम है, तो बीच का कुछ एंगल बनेगा। तो tan थीटा आपका क्या होगा, क्या है m1 minus m2 मींस -2/3 -4,
डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस 2/3 इंटू 4। और इसको क्या कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो गया -11/3 और ये क्या हो गया -5/3। प्लस माइनस जो भी हो उसको फाइनली प्लस में लेंगे। माइनस वाला ऑब्ट्यूज एंगल बताएगा और प्लस वाला क्या बताएगा, एक्यूट एंगल बताएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर्म हो गया थीटा। और थीटा की अगर बात करें तो यहाँ पे tan इनवर्स में लिखना होता है, tan इनवर्स 11/5 इनवर्स में थोड़ा आइडिया है। इसमें एक बात और बताएंगे, परपेंडिकुलर का एक प्रूफ बताए थे ना, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो इसको 0 होना होगा, यहाँ 90 होगा तो ये 0 होगा, m1 + m2 1 + m1 + m2 0, m1 × m2 -1। तो चलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, दो लाइन के बीच का एंगल शायद कहीं लिखा हुआ मिल जाए, शायद कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो ये फार्मूला होता है। चलिए इस तरह से दो रिजल्ट और आते हैं, बस बात यही है शायद कहीं कुछ लिखा हुआ मिल जाए। चलिए आपने लिख लिया होगा, इसके बाद यहाँ लिख लेंगे थीटा, कैलकुलेशन सही किया, सही है। चलिए एक और रिजल्ट, equation of a line parallel to ax plus by plus c is equal to 0 is ax plus by plus k 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7x plus 4y minus 1 is equal to 0 and 7x plus 4y plus 3 is equal to 0 are parallel। ये आपका पैरेलल है। तो देखिए जब पैरेलल लाइन लोग लिखेंगे ना तो सिर्फ इसको चेंज कर देंगे, पैरेलल लाइन में सिर्फ ये चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, रीजन समझिए, इसका स्लोप -a/b है और इसका स्लोप -a/b है, तो दोनों क्या है, बराबर है। तो हो सकता है कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए, नॉर्मल क्वेश्चन में तो नहीं मिलेगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के नॉर्मल क्वेश्चन में तो नहीं मिलेगा, पर अच्छे क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं। और सेकंड आ जाइए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ax plus by plus c is equal to 0 is bx minus ay plus k 0। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि अगर ये लाइन है ax plus by plus c 0, तो इसका जो परपेंडिकुलर लाइन होगा ये होगा bx minus ay plus c 0, इसका k 0। k कुछ भी हो सकता है, k के अलग मान के लिए पैरेलल लाइन मिलता है चला जाएगा। ये ऐसा क्यों लिखते हैं, आप सिर्फ ये समझिए ऐसा क्यों लिखते हैं। हमने बोला इसके बिना भी आपका काम चल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1, बट क्यों लिखते हैं समझिए। इसका स्लोप आपका कितना है, इसका स्लोप -a/b है, बढ़िया ना सीधा, और इसका स्लोप आपका कितना होगा -b/-a, b/a होगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो शायद कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, पैरेलल लाइन में ये पार्ट सेम होगा, परपेंडिकुलर में क्या होगा, हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर के लिए कि ए और बी पोजीशन अपना बदलेगा और साइन भी बदल लेगा, कोई एक बी हो गया ए की जगह, ए हो गया बी की जगह, कोई एक अपना साइन बदल लेगा। डायरेक्ट लिखने का तरीका है, ठीक है। तो आप कहीं डायरेक्ट लिखा हो तो इस बात को समझ सकते हो। और फाइनल एक और रिजल्ट हम इसमें बताएंगे, वो रिजल्ट मेरे हिसाब से इफेक्टिव होगा, ठीक है। हम पिछले क्लास में बोले थे लास्ट में, ठीक है। मैं बहुत ढंग से लाइन का क्वेश्चन लिखा है, देखिए क्या है, ये आपका रिजल्ट है, ये इफेक्टिव होगा, बहुत जगह यूज हो सकता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है ax plus by plus c0, ये पॉइंट आपका x1 y1 है, और यहां से ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस pq है तो pq का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसलिए इफेक्टिव है ना कि एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस आपको मालूम होना चाहिए। अब तक आप क्या पढ़े थे, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, लेकिन पॉइंट से लाइन के बीच का डिस्टेंस। देखिए इसका तरीका क्या है, इस पे हम 4-5 सवाल दे देंगे, आप बनाइएगा।
ये होता है ax1 प्लस by1 प्लस cy। प्रूफ में हम नहीं जा रहे हैं, ओरिजिनल क्लास में होगा तो बताएंगे, नहीं तो ओरिजिनल में बहुत रेयर ही इस पर डिस्कस करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल से बनता है ax1 प्लस by1 प्लस c। देखिए पहले आप एग्जांपल समझिए। मान लीजिए ये लाइन आपका है 5x माइनस 12y प्लस 10 और ये आपका पॉइंट है, सपोज कीजिए आपका ये पॉइंट है 5 और माइनस या 5 और 1 और हम कह रहे हैं यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा। तो तरीका क्या है, अगर ये a और b इस बार मान लें ab का लेंथ कितना होगा, तो देखिए इसका तरीका क्या है। इसका तरीका क्या है ना कि x y को रिप्लेस कीजिए x1 y1 से, तो ये क्या हो जाएगा ax1 प्लस by1 और ये अगर आपका क्या है ये c है तो c रहेगा और फिर इस दोनों के कोफिशिएंट के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, कोफिशिएंट के स्क्वायर का रूट लेकर डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये आपका x की जगह क्या रखेंगे 5 और यहाँ भी क्या है 5, तो 5 into 5 डॉट कहने का क्या पर इनटू है, यहाँ पे -12 है, y की जगह क्या है 1। ठीक है, तो x की जगह 5 रखा, y की जगह 1 रखा, ये भी लास्ट में आपका क्या प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या होगा इसका स्क्वायर ऐड करें, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो या माइनस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और रूट ओवर इसका मॉडुलस। मॉडुलस इससे लेते हैं कि डिस्टेंस है, कभी ये नेगेटिव आ गया तो इसको आप पॉजिटिव कर देंगे। तो ये 25 प्लस 1 26, 26 माइनस 12 कितना हो गया 14 और नीचे आप जानते हैं ये रूट ओवर 169 30, ये डिस्टेंस हो गया। तो ये फॉर्मूला आपके लिए जरूरी होगा, ये फॉर्मूला आपके लिए जरूरी है पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो इतना फॉर्मूला आप जानिएगा। मेन था हमारा स्लोप। अभी भी हम पोलर कोऑर्डिनेट में नहीं आए हैं, अभी भी हम पोलर कोऑर्डिनेट में नहीं आए हैं, ठीक है। अब हम आ रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट में। ये पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो आज का क्लास में एडिशनल इंफॉर्मेशन सब था, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। कुछ दिन बाद भी देखेंगे, 5-6 महीने बाद तो आपको लगेगा इसमें कुछ बात ऐसा बताए हैं जो फिजिक्स में यूज हो रहा है और जो दिमाग में रहने से आपको फिजिक्स वगैरह में दिक्कत होती है। चलिए अब अगला आप देखिए, अब हम आते हैं पोलर कोऑर्डिनेट पे। पोलर कोऑर्डिनेट, देखिए पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, वेक्टर में इसी का यूज होता है। सपोज कीजिए एक पॉइंट कोई P है, P का कोऑर्डिनेट आपका x और y है, ये ओरिजिन है, इसको इससे हम मिला लिए, ठीक है। OP का डिस्टेंस आपका कितना है, तो आपको पता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब अगर आप OP, ठीक है, तो जो x y आपका होता है ये आपका कहलाता है, मैंने नाम नहीं अभी तक लिखा, ये कहलाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम लोग मैक्सिमम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। बट अगर सपोज कीजिए ये आपका r है और ये थीटा है, ठीक है, तो OP आपका कितना हो गया r हो गया, और थीटा आप कैसे लिखेंगे, तो थीटा को हम साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में लिख रहे हैं, tan थीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस r है, ये y है, ये x है, तो आपका ये आपका क्या होगा साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा आपका कितना होगा, तो आपका साइन थीटा हो जाएगा कितना, साइन थीटा हो गया यहां से y भैया, तो यहां से y आपका क्या हो जाएगा r साइन थीटा, ठीक है। और cos थीटा आपका कितना हो जाएगा x बाई r, तो आपका x कितना हो गया r cos थीटा। तो जब हम किसी पॉइंट को r थीटा में एक्सप्रेस करेंगे, r थीटा is called polar coordinate, polar coordinate। आई बात समझ में, जहां r क्या है किसी पॉइंट P, इसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हम r थीटा में लिख सकते हैं। यहां पे r क्या है, r डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P,
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, और आपका थीटा क्या है? ठीक है, आपका थीटा है एंगल मेड बाई ओपी विथ, एक तरह से इंक्लिनेशन कह सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, एंगल मेड बाई ओपी विथ एक्स एक्सिस। और पोलर कोऑर्डिनेट को बनाने का सही तरीका ये है, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट में जो ओरिजिन होता है इसको एक्चुअली हम लोग ओरिजिन या इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग y एक्सिस नहीं बनाते हैं, यहां पे कोई पॉइंट P है, ये r और थीटा, यहां भी कोई पॉइंट P है, तो P आपका r और थीटा, O से P का डिस्टेंस आपका कितना है r, और ये एंगल कितना है थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट ऐसे ही बनता है। यहां पे मैं दोनों को एक साथ दिखाए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में आपको याद क्या क्या रखना है? आपको पोलर कोऑर्डिनेट में याद रखना है कि किसी पॉइंट x को हम क्या लिखते हैं, r cos थीटा, y को क्या लिखते हैं, r sin थीटा। ये बहुत जरूरी है। वेक्टर कंपोनेंट में भी ऐसे ही सिखाएंगे, जिसके साथ एंगल है उसके साथ cos, अदरवाइज sin। और फिर क्या याद रखते हैं, r आपका क्या होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हालांकि आप थीटा भी याद रख सकते हैं, tan थीटा y एक्स, ये क्या होता है, इतने रिलेशन को आपको याद रखना है। आप लिख सकते हैं रिलेशंस, यहाँ पे हेडिंग में दे सकते हैं रिलेशंस, किसमें रिलेशंस आप लिख सकते हैं, बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं। तो हम एक दो क्वेश्चन इसी पर लेकर क्लास एंड करेंगे। पोलर का बहुत यूज है, ठीक है, और ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आपको दे देंगे। मान समझ गया पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, ये जो पॉइंट pxy नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो O से P का डिस्टेंस r और ये एंगल थीटा। अगर हम इसको r और थीटा के टर्म में लिखे, जहां r ओरिजिन से सीधा डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है, और थीटा ये जो x एक्सिस है, हालांकि इसमें x एक्सिस वर्ड यूज नहीं होता है, सिर्फ ओरिजिनली एक्सिस यूज होता है, एक्सिस से एंगल है, ठीक है। इस पॉइंट को हम x y में कैसे बोलते थे, यहां से ये परपेंडिकुलर x है, पोलर होगा कि नहीं, हम यहां से आगे सीधा दूरी चाहते हैं, ठीक है यार, यहां से आगे सीधा एंगल हम चाहते हैं। तो एक दो क्वेश्चंस में आप फाइनली देख लीजिए, इसमें जो कुछ लिखना है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम r और थीटा। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, या हो सकता है कार्टेशियन नहीं भी लिखा हो, कोई भी अगर आपका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा तो कार्टेशियन ही है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट corresponding to polar point फोर पाई बाई फोर। पोलर पॉइंट क्या आपका क्या है, पोलर पॉइंट आपका क्या है, या corresponding to polar coordinate वर्ड भी यूज कर सकते हैं, 4 पाई बाई। तो देखिए कैसे बनेगा, इसे भी रेज कर देना। तो देखिए इसमें क्या होता है, दरअसल आपको फिगर की बहुत जरूरत नहीं है शुरू में, आप लिखेंगे r थीटा कितना है, 4 पाई बाई 4, इसलिए x y आपका कितना होगा, x y होगा r cos थीटा r sin थीटा, एकदम याद हो जाना चाहिए। तो ये आपका कितना हो गया 4, और ये पाई बाई 4 है, तो कितना हो गया cos पाई बाई 4, और 4 कितना हो गया sin पाई बाई 4, sin पाई बाई cos पाई बाई 4 भी 1 बाई रूट 2, और sin पाई बाई 4 भी 1 बाई रूट 2। तो फाइनली इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो गया, ये हो गया 2, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 2 रूट 2 और 2 रूट 2। ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है। और एंगल कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि पोलर कोऑर्डिनेट यहां पर चला आया तो मेरी मर्जी है, हम एंगल ऐसे भी दे सकते हैं, एंगल नेगेटिव में भी दे सकते हैं, कुछ भी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, कुछ भी दे देते हैं। आर भी कभी कभी नेगेटिव दे देते हैं, उसमें आप हड़बड़ाइएगा नहीं, आर माइनस दे देंगे तो माइनस दे देंगे, ठीक है। आपको सिर्फ ये समझना है
कि r cos थीटा और r sin थीटा x y होता है। अरे बात समझ में? एक और क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द polar coordinates of the point, फाइंड द, देखिए हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ा थे आपको, बहुत इफेक्टिव होगा ऑफ द पॉइंट्स। मान लीजिए हम पॉइंट्स ले लेते हैं -1 -2 3। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो गामा से हमने ऐसे पॉइंट ले लिए। अब आप सॉल्यूशन लिखिए, ये आपका एक्स वाई कितना है? आपका एक्स वाई है -1 और -2। तो आपको निकालना क्या? आपको निकालना आर और थीटा। तो आप देखिए कैसे निकालिएगा, आप ऐसे निकालिएगा। आर आपका क्या हो गया? √x² + y², 1² + 3 1² + 3 2। आर आप नेगेटिव हम लोग मैथमेटिकली ले लेते हैं, पर आप हमेशा पॉजिटिव ही लीजिएगा कैलकुलेशन करते समय। अब यहां से देखिए, अब यहां से आप देखिए साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा आपका क्या होगा? साइन थीटा आपका होगा, यहां से देख रहे हैं ना, यहां से साइन थीटा कितना है? y/r। सर सीधा tan थीटा नहीं निकालना, हाँ tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा आपका कितना होगा? y/x -√3/-1 √3। लेकिन थीटा आपको लेना होगा पाई + पाई/3। अब पाई/3 नहीं ले सकते हैं, यहां पे क्वाड्रेंट रूल इफेक्टिव हो जाएगा। क्या इफेक्टिव हो जाएगा? यहां पे क्वाड्रेंट रूल इफेक्टिव हो जाएगा। इसलिए मैंने जानबूझकर ये चीज ले लिया सीधा। ये अगला क्वेश्चन था आपका, क्वाड्रेंट रूल सर क्यों इफेक्टिव होगा? तो आप जान लीजिए। आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैक्सिमम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी, बट मैथमेटिकली हम बताना चाहेंगे। देखिए क्या है, ये कोऑर्डिनेट आपका क्या है? ये कोऑर्डिनेट आपका -1 और -√3 है। तो ये अगर आपका इनिशियल लाइन है तो यहां से ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल आपका 240 बनेगा। tan 60 भी होता है आपका √3 और tan 240 भी होता है √3। अब समझे क्वाड्रेंट रूल का इंपॉर्टेंस। तो ये तो डिस्टेंस r आपका 2 हो गया, ये एंगल 240 में क्या हो गया? 4π/3 हो गया। तो इसलिए आपका r थीटा कितना हो जाएगा? इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे r कितना आ गया था? 2 और 4π/3। So that's all about the basics of coordinate। हमने आपको लगभग बता दिया। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देंगे कि आपको पूरा लेक्चर याद है या पूरा लेक्चर याद नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट ना ऐसे मजा आ जाएगा। कितना ध्यान से आप देखेंगे, एक एक पॉइंट का आंसर दीजिएगा। नहीं कर पाए तो वीडियो पीछे करके देखिएगा। ठीक है, अगले क्लास में आपको हम लिमिट और डिफरेंशिएशन का आइडिया देंगे। पर जाते जाते हम स्लोप के बारे में एक और पॉइंट यहां पर आपको हम सिर्फ क्वेश्चन रेज करके छोड़ दे रहे हैं। क्यों अब लिमिट की जरूरत है? क्यों अब डिफरेंशिएशन की जरूरत है? क्यों अब लिमिट की जरूरत है? क्यों अब डिफरेंशिएशन की जरूरत है? क्यों ये फिजिक्स में इतना इफेक्टिव है? लेकिन पूरी बात ही फिजिक्स की कर रहे हैं, हमारा सिखाने का मोटिव ही यहाँ पे यही है। नहीं तो कोऑर्डिनेट तो हम इसका 50 गुना ज्यादा आपको सिखाने जा रहे हैं, लेकिन बेसिक्स एकदम जो यूज होता है क्यों है, सो बताइए। देखिए, जैसे अगर आप कोई स्ट्रेट पाथ पर मूव करते हैं तो आपका डायरेक्शन क्लियर होता है। अगर आप किसी जिगजैग पाथ पे मूव करते हैं, मान लीजिए एक्सिस के साथ हमने बना लिया, ये आपका जिगजैग पाथ है, तो आपका डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा? आपका यहां पे डायरेक्शन हर जगह बदल रहा है, ऐसे चल रहे हैं, फिर ऐसे चल रहे हैं, फिर ऐसे चल रहे हैं, डायरेक्शन हर जगह बदल रहा है। तो वो डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा? वो डायरेक्शन डिसाइड होता है, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको डायरेक्शन चाहिए, तो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, इस कर्व को टच करता हुआ टेंजेंट। आपका यहां पे डायरेक्शन ऐसे हो गया। आपका इस पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा? ठीक है, तो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ऑब्वियस है ना, हम तो हमेशा से यहां है तो यहां से सामने देखेंगे। मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर डायरेक्शन लेना है, तो आप क्या कीजिएगा?
अब इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिएगा। टेंजेंट मींस टेंजेंट लाइन, मैथमेटिक्स में tan थीटा के लिए भी टेंजेंट और टेंजेंट लाइन के लिए भी टेंजेंट। तो ये जो आप ड्रॉ किए, ये जो आप टेंजेंट ड्रॉ किए, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन हो गया। इस स्ट्रेट लाइन का एक स्लोप होगा, इस स्ट्रेट लाइन का एक स्लोप होगा, इस स्ट्रेट लाइन का भी क्या होगा, एक अपना स्लोप होगा, इसका एक अपना स्लोप होगा। जब आप स्ट्रेट लाइन पे मूव करते हैं तब तो एक ही स्लोप, हर बार एक ही डायरेक्शन। लेकिन जब आप जिग जैग पाथ पे मूव करते हैं तो यहां पे जो टेंजेंट लाइन होगा वही आपका डायरेक्शन माना जाता है। तो ये जो डिफरेंट टेंजेंट लाइंस होंगे उसके स्लोप कैसे निकलेंगे, बात घूम फिर कर वही स्लोप पे आ रही है जहां से मैंने क्वेश्चन शुरू किया है। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे फिजिक्स में। तो ये आपका घूम फिर कर कैसे स्लोप निकलेगा, तो ये जो स्लोप निकलता है ना, यही कर्व के dy by dx से निकलता है। इसी के बाद इसी पे कॉन्सेंट्रेट करके आपको हम अगला 2-3 लेक्चर कैलकुलस का देंगे। आप एक सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं, हर समय आपका डायरेक्शन बदलता रहता है, हर समय आपका, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं तो यहां से, ठीक है, यहां पे जो टेंजेंट लाइन होगा वही आपका डायरेक्शन होगा। हमेशा डायरेक्शन बदलता, स्लोप कैसे निकलेगा। स्ट्रेट लाइन में तो हम बोल के निकल गए y mx + c, स्लोप m है, ax + by + c 0, स्लोप -a/b है। लेकिन कर्व पाथ पे स्लोप हमेशा चेंज होता है और वो उस पॉइंट के टेंजेंट से डिसाइड होता है। और वो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो अगर ये कर्व का इक्वेशन y fx है तो इसी में dy by dx से निकालते हैं। तो अगले 2-3 क्लास में हम मेन इसी की चर्चा करेंगे। पर जाते जाते एक और बात बता दें, ये पॉइंट हमको पहले आपको बताना था, थोड़ा सा रिव्यू कर लें, 2 मिनट आप और रुक सकते हैं। देखिए आज हमने जो लाइन का इक्वेशन बताया था उसमें क्या बताया था, y mx + c। फिर हमने आपको क्या बताया था, जनरल इक्वेशन का स्लोप ax + by + c 0। फिर हमने आपको क्या बताया था, लाइन थ्रू ओरिजिन y mx और क्या इसको लिखा था ax + by 0, ठीक है। इस केस में आपका ये स्लोप था, इस केस में स्लोप कितना था, -a/b। फिर हमने आपको ये बताया था इंटरसेप्ट फॉर्म, याद आ रहा होगा। एक और फॉर्म बताना चाहिए था, ठीक है, बहुत आसान है, आप देख लीजिए, वो है लाइन पैरेलल टू एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है। तो हम कहते हैं कि लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो ये y = c होगा। ये आपका क्या हो गया, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। और अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो ये आपका क्या होगा, x = k होगा, लाइन पैरेलल टू क्या हो गया, y एक्सिस। तो सर ये c और k क्या है, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। देखिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे है, फिर से आप आ जाइए। सपोज कीजिए हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं 3 और 5। अब आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, एक लाइन आप ड्रॉ कीजिए यहां से किसके पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल। तो इस लाइन के बारे में आप देखिए, इसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 3 होगा, क्योंकि ये 3 है तो ये क्या होगा, बेसिकली ये 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा, 3 4 होगा, 3 5 होगा। तो अगर लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा, इसमें 3 होगा, तो ये x = 3 वही है, उसको हम लिखते हैं x = k, मतलब k इस कोऑर्डिनेट पे है। और अगर लाइन पैरेलल है, ये y के पैरेलल हो गया, लाइन x के पैरेलल है, जिसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, y = 5। आप देख सकते हैं ये 0 5 आएगा, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके देखिए। इसको आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। बट ये चीज ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है कि अगर लाइन पैरेलल है y एक्सिस के तो उसका x कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाता है, 3 1 3 2 3 4, इस 3 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5। और अगर लाइन पैरेलल है x एक्सिस के तो इसका y कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाता है 0 5 1 5 2 5 3 5। इसलिए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है x = k और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है y = c। तो अगले क्लास में स्लोप का डिस्कशन करेंगे, लिमिट और डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। ओके, थैंक यू।